पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग सीखा था। आज हम बात करेंगे बाई। अब देखिए, बाई का जो सामान्य अर्थ होता है उसे लोग बोलते हैं से या के द्वारा, या तक। अब हम बात करेंगे कि हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ते समय ईयरफोन लगाना है और अपने सेल फोन को आपको फुल स्क्रीन पर रखना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहला रूल, समय पूछने तथा समय बताने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। समय पूछने तथा समय बताने के लिए में शब्द की अंग्रेजी बाई प्रयुक्त होती है। अब यहां पर में के अलावा एक शब्द और हो सकता है, के अनुसार। जनरली लोग ये मानते हैं कि के अनुसार की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू होती है, लेकिन अगर समय की हम बात करेंगे तो वहां पर में या के अनुसार इसकी अंग्रेजी हम बाई लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है। अब देखिए, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। क्लियर। अब ध्यान देना, आप में शब्द की अंग्रेजी बाई आई, यानी बाई का अर्थ में हो सकता है जब हम वाक्य में समय पूछने या समय बताने की बात करें। अब मान लीजिए आंसर दिया गया कि मेरी घड़ी में 7 बजे है। मेरी घड़ी में 7 बजे है, तो हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, इट इज 7 बाई माई वॉच। अच्छा, अब आप चाहें तो 7 के बाद ओ क्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी प्रयोग करते हैं तो भी ये वाक्य सही होगा। हाँ, ओ क्लॉक कब लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है, जब ओ क्लॉक के बाद दूसरा कोई शब्द ना आए। जैसे कहा गया 7 बजे हैं तो हमको लिखना पड़ता है इट इज 7 o'clock। ठीक, ओ क्लॉक लगाना तब आवश्यक हो जाता है जब ओ क्लॉक के बाद दूसरा कोई शब्द ना आए। लेकिन अगर आपने टाइम बताया और इसके बाद बाई माई वॉच कर दिया तो आप ओ क्लॉक लिख भी सकते हैं तो भी सही है, और अगर नहीं लिखते हैं तो भी सही है। और ओ क्लॉक की फुल फॉर्म आप जानते होंगे कि ये जो चिन्ह होता है, जैसे मैंने लिखा डोंट, तो अगर हमने इस एपॉस्ट्रॉफी के चिन्ह का प्रयोग किया तो इसका पर्टिकुलर मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई अक्षर छूटा हुआ है, ये किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है। तो ओ क्लॉक शॉर्ट फॉर्म है और ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ क्लॉक। जैसे डू नॉट में डू DONOT, तो ओ छूटा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म डू नॉट होता है। उसी प्रकार से ओ क्लॉक का फुल फॉर्म ऑफ क्लॉक होता है। तो पहला रूल बना कि समय पूछने तथा समय बताने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। अब समझना आप। दूसरा, कसम खाने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। आपने तमाम जनरल बोलचाल में भाषा सुना होगा बाय गॉड, या हम लिख सकते हैं आई स्वेयर बाय गॉड। अब ध्यान देखिए, कसम आपने खाई और ईश्वर की सौगंध खाई, तो कसम खाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, देखिए एक सेंटेंस मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग किया जाता है।
ये अधूरा सेंटेंस है, इसको जरा पूरा करते हैं। ध्यान समझिएगा, सामान्यता मतलब जनरली, पैसिव वॉइस में सजीव कर्ता के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब इस टॉपिक को जरा समझने की आवश्यकता है। अगर हम सामान्यता हटा दें और सजीव कर्ता हटा दें तो लिखा रहता है कि पैसिव वॉइस में कर्ता के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब आप ध्यान से देखना, जैसे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ी होगी। तो अगर कहा गया कि ही रीड्स ए नॉवेल, ही रीड्स ए नॉवेल, हम सभी जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस है। सपोज करो आपने इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो आपने लिखा ए नॉवेल इज रेड बाई हिम। अब देखिए, यानी पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग हुआ। अब आप ध्यान से देखो, एक सेंटेंस बना, आई नो हिम, आई नो हिम। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम चेंज होगा ही में, तो हम लिखेंगे ही इज नोन। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं पैसिव वॉइस बनाते समय हम वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे कुछ चीजों को समझिए, जैसे अगर नोन आ जाए तो नोन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। अगर प्लीज्ड आ जाए तो प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। अगर ASTONISHED एस्टोनिश्ड आ जाए तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। अगर मतलब कंटेन्ड आ जाए CONTAINED तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। तमाम सारे ऐसे अपवाद है जहां पर हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि मेन वर्ब के अनुसार हम प्रीपोजिशन को बदलते हैं। मतलब ये कह देना कि पैसिव वॉइस के पहले, पैसिव वॉइस में कर्ता के पहले बाई का प्रयोग होता है, ये नियम ठीक नहीं है। तो ही इज नोन बाई में नहीं होगा, बल्कि ही इज नोन टू मी होगा। अब ध्यान देना, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल ना करता सामान्यता, जनरली, तो जनरली सामान्यतः हम पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं, किंतु इसका एक्सेप्शन है कि जब कभी भी अगर कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिन क्रियाओं के साथ हम बाई का प्रयोग ना करके दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस लिखा है, द स्टूडेंट was beaten with stick। छात्र छड़ी से पीटा गया। अब ध्यान से समझिएगा, आप अगर हम यहां पर लिख देते कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में द स्टूडेंट वाज है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो हमने प्रीपोजिशन विथ लगाया है, बाई नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, सजीव कर्ता। मतलब पैसिव वॉइस में आवश्यक नहीं कि हर सजीव कर्ता के पहले बाई का प्रयोग होगा, लेकिन अगर बाई का प्रयोग होगा भी तो अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आप बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है लेकिन प्रीपोजिशन विथ है। इसका मतलब ये हो गया कि आवश्यक नहीं कि हम हर सेंटेंस की पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग तब होगा जब सामान्य स्थिति में जो वाक्य आएंगे, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी मुख्य क्रियाएं आ जाती हैं तो उनके एक्सेप्शंस आप नोट कर सकते हो। और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये अगर सजीव नहीं होता तो आप यहां पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। समझना, किसी एक शब्द होता है माप तौल, यानी किसी वस्तु की माप तौल की विधि।
अब इस पर जरा फोकस कीजिएगा। माप तौल, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको मेजरमेंट, और विधि का मतलब तरीका। अब विधि का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। इस दुनिया में हम जब वस्तु को माप तौल करते हैं तो उसकी विधि अलग अलग होती है। विधि मतलब जैसे हमको दूध नापना है तो लीटर में, अगर हमको केला लेना है तो हम केले वाले से नहीं कह सकते भैया 5 लीटर केला दे दो, तो हम उसको कहेंगे डजन में। अगर हमको आटा लेना है तो हम कहेंगे किलो में। अगर हमको कपड़ा लेना है तो हम मीटर में। तो माप तौल की विधि बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखेंगे V बाई X बाई। अब आप ध्यान समझो, आप अंडे खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो? आप खरीदते हो दर्जन के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जो भी माप तौल का यूनिट होता है उस यूनिट के पहले हमेशा याद रखिएगा डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तुम लिखेंगे बाई द डजन। या अगर हमने लिखा कि जैसे हमने लिखा कि दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। अब आप समझिएगा, दूध बेचा जाता है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमने लिख दिया मिल्क इज सोल्ड। अब लीटर के हिसाब से तो बाई द LITRE लीटर। इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर यहां लिखा हो कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है तो हम लिखेंगे क्लॉथ इज सोल्ड बाई द मीटर। अगर लिखा हो आलू किलो के हिसाब से बेचा जाता है तो हम लिखेंगे पोटैटो इज सोल्ड बाई द किलोग्राम। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी मापतौल की विधि बताते हैं तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाई के बाद द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसे दिमाग में रखिएगा। आगे चल बढ़ते हैं। थोड़ा सा हटकर आब्लिक किनारे, अगर ये शब्द आता है हिंदी वाक्य में तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। और यहां भी कंडीशन अप्लाई है, बाई के बाद द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। सेंटेंस ने लिखा कवि समुद्र के किनारे बैठा है, कवि समुद्र के किनारे बैठा है। अब आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप लिखोगे द पोएट इज सिटिंग। अब ध्यान देखिएगा, समुद्र के किनारे आप पहले बाई का प्रयोग करोगे, बाई के बाद आपको द का प्रयोग करना है और द के बाद जिसके किनारे है उसका प्रयोग किया जाएगा। समुद्र के किनारे तो कहा गया सी। अब सेंटेंस सपोज कीजिए आप लिखा होता वह दीवार के किनारे खड़ा है, तब हम सेंटेंस लिखेंगे ही इज स्टैंडिंग बाई द वॉल। यानी कहीं भी अगर के किनारे शब्द आ जाए या थोड़ा सा हटकर शब्द आ जाए तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं तथा बाई के बाद डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब एक चीज आपको महत्वपूर्ण चीज बताऊं। अब जैसे कहा गया कि वह मेरे किनारे बैठा है, वह मेरे किनारे बैठा है। अब ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यहां पर नाउन आ गया तब तो आपने द का प्रयोग किया, लेकिन अगर किसी कंडीशन में प्रोनाउन आ जाएगा तब आप द का प्रयोग नहीं करोगे, तब आप लिखोगे ही इज SITTING सिटिंग बाई मी। अब बाई द मी नहीं होगा, नहीं तो आप कह सकते हैं कि नहीं आपने बताया था कि बाई के बाद स्थान अगर है तो स्थान के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, बट मी इज नॉट अ प्लेस। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझो, अगर बाई के पश्चात थोड़ा सा हटकर या किनारे शब्द आया और वाक्य में किसी प्लेस की बात की जा रही है तो हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्लेस की बात नहीं की जा रही है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
यातायात के साधन, यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से मिलेगा, वह कार से आया। अब यहां पर से शब्द आया और से शब्द की अंग्रेजी हम बाई लगाएंगे तो ट्रांसलेशन लिखेंगे ही केम बाई कार। अब ध्यान से समझना, वह एक कार से आया, वह एक नीली कार से आया। यातायात के साधन के पहले से शब्द की अंग्रेजी बाई लगती है। ध्यान से समझिएगा। किंतु यदि यातायात के साधन के पहले ए/एन, फिर सुनिएगा, किंतु यदि यातायात के साधनों के पहले ए/एन अथवा ए/एन प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे ही केम इन ए ब्लू कार। अगर यहां ब्लू ना भी होता ना, वह एक कार से आया, तब भी हम ट्रांसलेशन करते ही केम इन ए कार। यानी यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग होता है, ये नियम अधूरा है। यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग होता है, किंतु यदि यातायात के साधनों के नाम के पहले अगर ए/एन या ए/एन प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अगला, अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है और उसका कोई प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा लिखा गया, ही अर्न्स बाई टीचिंग। जो भी प्रोफेशन हो, मान लीजिए कोई है जो सिंगिंग करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो हम लिखेंगे सी अर्न्स बाई सिंगिंग। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप खेल खेलते होंगे तो रन हो, विकेट हो अथवा गोल हो, अगर इससे जीतने या हारने की बात की जाए तब हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा भारत 7 रन से जीत गया, 7 रन से जीत गया। ठीक, चाहे रन हो, चाहे विकेट हो, चाहे गोल हो, अगर हम इसमें जीत या हार की बात करते हैं तो आपने कभी सुना होगा 7 विकेट से जीत गया, ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से हार गई, इस प्रकार के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में से शब्द की अंग्रेजी हम बाई लगाते हैं तो हम लिखेंगे इंडिया वॉन बाई 7 रन्स। ये था प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग। एक वीडियो में मैं आपको एक ही प्रीपोजिशन पढ़ा पाता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेप्थ, आपको ये जानकारी थोड़ी सी पसंद आएगी। और कभी भी जब वीडियो बनाता हूँ तो कुछ बच्चों का कुछ प्रश्न रहता है, हर प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बार मैंने कहा था कि आप अपनी पढ़ाई से प्रेम कर लीजिए, इश्क कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बच्चे ने मेरे पास फ़ोन करके पूछा कि सर बड़ी कन्फ्यूज़न है। तुमने कहा क्या? तो उसने ये बोला कि सर मैं तो पढ़ाई से प्रेम करता हूँ, लेकिन पढ़ाई को मुझसे प्रेम नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें भी हो जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें भी हो जाऊं, मैं इश्क हूं जनाब, एक तरफा भी हो सकता हूं। तो आप पढ़ाई से प्यार करें, ये आवश्यक है। पढ़ाई को आपसे प्यार हो या ना हो, इश्क हो या ना हो, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप अपना फर्ज पूरा करें। आपको इश्क होना चाहिए पढ़ाई से। पढ़ाई को आपसे इश्क है या नहीं, इट इज़ नॉट योर मैटर, ये आपका मैटर नहीं है। और अंत में चलते चलते फिर अपनी उसी बात पे आता हूँ कि
तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, इसीलिए तो हम तुम्हें नजर नहीं आते। मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, जो ये रूठ जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। जिन्हें सलीका है तहजीबे गम समझने का, तहजीबे गम का मतलब होता है जिनके पास इस बात का तरीका होता है कि वो दर्द को समझ सकें। जिन्हें सलीका है तहजीबे गम समझने का, उन्हीं के रोने में आंसू नजर नहीं आते, उनके रोने में आंसू नजर नहीं आएगा। और अंत में आप सबको एक मशवरा देता हूं कि खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना। बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। प्रसन्नता आपके जीवन में है और प्रसन्नता भी आ सकती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, थिंक फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। सोचिए कि आपके साथ सबसे अच्छा होगा, लेकिन तैयार रहिए सबसे बुरे के लिए। आसमान वाले ने चाहा तो बहुत ही जल्दी आपके साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।